Hello everyone. Today we are going to discuss about paper 5, planning analysis and evaluation, October-November 2021, variance 52. We have discussed variance 51 in the last class. Today we are going to discuss about this variance 52. Let's see what we have in the paper. Seems like enthalpy ka question hai yahan par. It is possible to measure the enthalpy change of combustion delta Hc of ethanol using the following apparatus. The same exact apparatus of same enthalpy change of combustion we have done in the class in A1, and you have that entire content in your register. And I must say that you need to revise that topic. Okay, anyhow, हम यहाँ पर थोड़ी सी information share कर लेते हैं आपके साथ. Information ये कि enthalpy change of combustion जो है वो हमेशा exothermic होती है और वो हमेशा 1 mole के लिए calculate होती है. Is applicable for 1 mole and exothermic, यानी एनर्जी रिलीज होगी जब भी कंबशन होगी. अच्छा, वैसे तो हम बॉम्ब कैलोरीमीटर यूज करते हैं, लेकिन ये ऑल्टरनेट डायग्राम है और ये डायग्राम भी एग्जैक्टली हमने A1 केमिस्ट्री में आपको दी है. हमने कहा था वहां पर कि हम बॉम्ब कैलोरीमीटर कभी भी यूज नहीं कर सकते, उसकी डायग्राम कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते क्योंकि वो बहुत डिफिकल्ट डायग्राम होती है. तो हमने ये ऑल्टरनेट डायग्राम आपको बना के दी है. ये आपका कैलोरीमीटर है. इस कैलोरीमीटर के अंदर हमने वाटर फिल किया हुआ है. इस वाटर के अंदर हमने थर्मामीटर इंजेक्ट किया हुआ है जो कि यकीनन टेम्परेचर को मेजर करेगा बिफोर एक्सपेरिमेंट, राइट. हमने ट्राइपॉड स्टैंड लिया हुआ है जिसके ऊपर हमने ये पूरा एपरेटस असेंबल किया हुआ है. एक वुडन ब्लॉक के ऊपर हमने स्प्रिट बर्नर लिया है. इस स्प्रिट बर्नर के अंदर हमने इथेनॉल लिया है जो कि एज अ फ्यूल यूज होगा. और ये एक विक है और इस विक को हमने लिड के थ्रू कवर किया हुआ है. ठीक है, ऑलराइट. A student carries out an experiment to determine the value of delta Hc of ethanol using the following instructions, and instructions are really important. Weigh the sprit burner with ethanol and lead. Record the starting mass to 2 decimal places. भाई सबसे important बात, why are we using lead? आप सब जानते हैं कि एथेनॉल एक्सट्रीमली वोलेटाइल होता है, राइट. तो उसकी इवेपोरेशन को रोकने के लिए हम लेड यूज करते हैं. To prevent the evaporation of ethanol because it is extremely volatile. Put 100 cm cube water and place it in the metal can. Place a thermometer with 0.1 degrees Celsius graduation into the water and stir it. Wait for 2 minutes. मैं wait इसलिए कर रहा हूँ ताकि टेम्परेचर जो है वो मेंटेन हो जाए. रिकॉर्ड द टेम्परेचर ऑफ द वाटर. ये जो रिकॉर्ड आपने किया टेम्परेचर ऑफ द वाटर, ये बेसिकली इनिशियल टेम्परेचर है. अपार्ट फ्रॉम दैट, ये जो 0.1 ग्रेजुएशन है थर्मामीटर की, ये बहुत ज्यादा एक्यूरेट है. ठीक है, ये भी याद रखिएगा आप लोग. दीज आर द एक्यूरेट वैल्यूज, very accurate value. Okay. Light the wick and allow the flame to heat the water. Continue to stir. Stir क्यों कर रहे हैं भाई? Stir क्यों कर रहे हैं? To stir इसलिए कर रहे हैं यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हीट के लिए. For uniform distribution of heat. Okay. The water using the thermometer. After the temperature has risen by approximately 20 degrees Celsius, place the lid on the flame to extinguish it. क्यों जी हम लिड जो है वो फ्लेम के ऊपर क्यों
कर रख लें ताकि इथेनॉल जो है वो एस्केप ना हो, मजीद इवेपोरेट ना हो, नो मोर इथेनॉल एस्केप। ऑलराइट, रिकॉर्ड द मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ द वाटर। ये एक्चुअली आपका T1 था, ये एक्चुअली आपका T2 है, ठीक है, यानी ये बिफोर एक्सपेरिमेंट था, ये आफ्टर एक्सपेरिमेंट है। वे द स्प्रिट बर्नर एंड रिकॉर्ड द फाइनल मास, ठीक है, तो ये आपका आप समझ लीजिए M1 था, ये आपका M2 है, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे आप तो आपके पास मास ऑफ इथेनॉल बर्न्ड आ जाएगा। दैट्स व्हाट वी हैव डन एग्जैक्टली इन द क्लास। ओके, the result obtain the following results. Initial temperature of water given है, maximum temperature of water given है, तो temperature change आपके पास आ जाएगा 38.2 minus 18.1 is going to be 20.1. Okay, seems like it's 20.1. Let me check. 18.1 is basically 20.1. Okay, उसके बाद ये है इनिशियल मास स्प्रिट बर्नर, ऑलराइट, फाइनल मास ऑफ स्प्रिट बर्नर आफ्टर कंबशन, यानी कि ये आया है, बिफोर कंबशन ये था, तो ये हो जाएगा 153.29 माइनस 0.76, कितना हो जाएगा मेरे पास एग्जैक्टली 0.53 हो जाएगा, ये हो जाएगा 153.29 minus 152.76, so exactly 0.53 gram of ethanol burnt होगा. So complete the table, which I did actually, and correct the number of decimal places. तो 2 decimal place तक एग्जामिनर ने हमें कहा है यहाँ पर, इसलिए हमने आंसर भी 2 decimal place तक ही दिए हैं, ठीक है। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स में आंसर चाहिए एग्जामिनर को आपसे। ओके, तो सबसे पहली चीज MR ऑफ इथेनॉल निकालेंगे। MR ऑफ इथेनॉल है आपके पास 12.0 टाइम्स 2 प्लस 1.0 टाइम्स 6, बिकॉज 6 हाइड्रोजन एटम है, प्लस 16.0, तो यहाँ से इथेनॉल का MR आई थिंक 46 आ जाएगा। 12 times 2 plus 6 plus 16 is going to be 46. All right, so we need to find out the moles. Moles find out करने के लिए formula, so moles of ethanol, mass of ethanol is 0.3, AR of ethanol is 46, so 0.53 is divided by 46 is going to be 0.0115, तो ये हो जाएगा 0. मेरे पास आंसर है 0.01152 मोल्स। हमसे कहा हुआ है 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स में आंसर हो, तो ये हो जाएगा 0.0115 मोल्स। ओके, ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, use the formula Q equals to mc delta T to determine the energy change Q that took place during the experiment. जब आप Q कैलकुलेट कर लेंगे तो बाय यूजिंग योर आंसर टू बी, यानी इन मोल्स को यूज करके वी नीड टू फाइंड आउट द एंथैल्पी चेंज ऑफ कंबशन, क्योंकि मैंने कहा था कि वो हमेशा 1 मोल के लिए कैलकुलेट होती है, और वो क्वेश्चन में क्या भी रहा कि इंक्लूड जूल पर मोल कैलकुलेट करो। इंक्लूड अ साइन इन योर आंसर, ये याद रखिएगा 1 cm इज ऑलवेज इक्वल टू 1 ग्राम। अब याद करें आपने 100 cm क्यूब ऑफ वाटर लिया था, राइट, तो अकॉर्डिंग टू दिस पॉइंट इट इज 100 ग्राम। ओके, तो हम यहाँ पर लिखते हैं स्टेप्स, डेल्टा Q इक्वल्स टू MC डेल्टा T। मैं मास ऑफ वाटर लूंगा इंस्टेड ऑफ एथेनॉल, बिकॉज जो तुम्हारा इनिशियल टेम्परेचर था वो
वाटर के थ्रू डिटरमिन हुआ था, इसलिए तुम m की जगह पे वाटर का मास लोगे। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्वेश्चन में गिवन है 4.18। टेम्परेचर चेंज तुम्हारे पास था आई थिंक सो 20.1, एंड सिंस 1 डिग्री सेल्सियस इज ऑलवेज इक्वल्स टू 1 केल्विन, इसलिए मैं इस डेल्टा टी यानी टेम्परेचर चेंज को केल्विन में कन्वर्ट नहीं करूंगा। दैट्स व्हाट वी हैव डन इन द क्लास। ओके, तो यहां से मेरे पास डेल्टा क्यू का आंसर आएगा 8401.8 जूल्स। इसको हमने कन्वर्ट कर देना है किलो जूल्स में, तो हमारे पास डेल्टा क्यू आ जाएगा 8018 किलो जूल्स, राइट। मुझे मोल्स मालूम थे 0.0115, जीरो वन वन फाइव मोल गिव्स यू 8.082 1 मोल की करनी है। तो ये बेसिकली हमारे पास है डेल्टा क्यू इक्वल्स टू एम सी डेल्टा टी। यहाँ पर मैंने मास ऑफ वाटर लिया है 100, क्योंकि इनिशियल टेम्परेचर हमने वाटर से डिटरमिन किया था, इसलिए मास हम वाटर का ही लेंगे। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्वेश्चन में गिवन थी 4.18, उसको प्लग इन किया। डेल्टा टी हमने प्रीवियस पार्ट में कैलकुलेट किया था 20.1, उसको डिटरमिन किया। यहाँ से मेरे पास जूल्स में आंसर आया, इसको मैंने किलो जूल में कन्वर्ट किया। अगर 0.0115 मोल्स में इतनी एनर्जी रिलीज होती है, आई मीन इतनी एनर्जी मिलती है, तो 1 मोल में कितनी एनर्जी मिलेगी? सो इट्स गोइंग टू बी 8.4018 divided by 0.0155. Hold on a second. 8.4018 divided by 0.0115. So it's going to be 730.59. 730.59. ओके, तो अगर मैं इसको राउंड ऑफ करूं तो ये हो जाएगा 731। और साइन की बात कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कंबस्शन इज ऑलवेज एक्सोथर्मिक, और मैंने आपसे ये कहा है यहाँ पर, इसलिए साइन जो है वो माइनस में हो जाएगा। यहाँ पर भी साइन माइनस में लगाएंगे आप। उसके बाद वो कह रहे हैं कैलकुलेट द परसेंटेज एरर of the temperature change recorded in the table in A. Okay. परसेंटेज एरर कैलकुलेट करने का फॉर्मूला आपको सिखाया है हमने। परसेंटेज एरर इक्वल्स टू मैक्सिमम एरर ओवर वैल्यू ऑफ मेजरमेंट या वैल्यू गिवन इनटू 100। अब इशू ये है कि मुझे जो टेम्परेचर गिवन है उसके लिए परसेंटेज एरर निकालना है। तो सिंगल एरर रीडिंग कितना होता है? आपका जो 0.1 ग्रेजुएशन का वो है ना थर्मामीटर, तो 0.1 को मैं डिवाइड करता हूँ 2 से, तो मेरे पास सिंगल एरर रीडिंग आ चल। तो 2 रीडिंग्स लेते हैं हम, क्योंकि यहाँ 2 रीडिंग्स लेते हैं, इसलिए हम इस सिंगल एरर रीडिंग को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, डिवाइड कर देंगे वैल्यू से जो कि क्वेश्चन में गिवन है, विच इज 20.1। सो
बैक एंड फोर्थ जाना पड़ रहा है बार बार। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। 20.1 into 100, सो ये हो जाएगा बेटा आपके पास into 2 divided by 20.1 into 100 is going to be 0.4975, 0.4975%। तो अगर मैं इसको राउंड अप करके लिखूं तो ये हो जाएगा 0.498%। okay, I hope it makes sense to you. State the effect, if any at all, on the accuracy of the experiment if the split burner was allowed to burn for longer. Explain your answer. भाई इशू ये है कि अगर हम अल्कोहल की बर्निंग लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए करते हैं तो जाहिर सी बात है ज्यादा एनर्जी जो है वो रिलीज होगी, और ज्यादा एनर्जी जब रिलीज होगी तो जाहिर सी बात है वाटर उस एनर्जी को गेन करेगा, जिसकी वजह से वाटर का टेम्परेचर राइज होगा। और जब टेम्परेचर राइज ज्यादा होगा, यानी ये ज्यादा होगा, टेम्परेचर चेंज ज्यादा होगा, तो परसेंटेज एरर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ऑलराइट, और जब परसेंटेज एरर कम होता है तो एक्यूरेसी ऑफ द एक्सपेरिमेंट ज्यादा हो जाती है। ओके, आई होप इट मेक्स सेंस टू यू। तो हम यहाँ लिखते हैं upon longer burning of ethanol, more energy is released, which is absorbed by water, which is absorbed by water. This will rise the temperature of water. Okay, hence high temperature change is obtained. So percentage error, और percentage error क्या है? 0.05 into 2 divided by higher delta T, है ना, into 100. So percentage error, भाई अगर कोई वैल्यू ज्यादा हो तो जाहिर सी बात है ये तो कम हो जाएगा ना, into, so percentage error would be smaller, hence accuracy of the experiment increases. ठीक है। उसके बाद the flame was extinguished but the lid of the sprit burner was not replaced immediately. Predict how this would affect the value of delta HC. Explain your answer. देखो इथेनॉल वोलेटाइल होता है तो जाहिर सी बात है वो इवेपोरेट बहुत आसानी से होगा, और ड्यूरिंग कंबस्शन जाहिर सी बात है वो हीटेड भी होगा। देखो यहाँ हम ये कह सकते हैं कि इथेनॉल जो है वो बेसिकली वोलेटाइल है, हीटेड हुआ है ड्यूरिंग कंबस्शन, जिसकी वजह से वो इवेपोरेट हो जाएगा, और
जब इवेपोरेट हो जाएगा तो स्मॉलर मास ऑफ इथेनॉल जो है ना वो उस स्प्लिट लैम्प के अंदर बच जाएगा। अब जब स्मॉलर मास ऑफ इथेनॉल यहाँ पर एग्जिस्ट करेगा तो जाहिर सी बात है जो मास ऑफ इथेनॉल कंबस्टेड है वो भी ज्यादा होगा। जब मास ऑफ इथेनॉल कंबस्टेड ज्यादा होगा तो जाहिर सी बात है डेल्टा एच सी की वैल्यू भी क्या होगी, हम्म कम हो जाएगी। कैसे कम होगी? ओके, मास ज्यादा, होल्ड ऑन अ सेकेंड। अगर ये ज्यादा है तो मोल ज्यादा, मोल ज्यादा है, मोल ज्यादा है, तो जाहिर सी बात है डेल्टा एच सी की वैल्यू। ओके ओके, मेक सेंस, आई गॉट इट, आई गॉट इट, आई गॉट इट। दो चीजें हैं, थोड़ा सा देखो इसको आंसर देने के लिए ना मैं दो चीजें बताता हूँ आपको। बताता मैं ये हूं कि अगर इसका मास अगर ज्यादा बर्न हो गया है, सही है, अगर मास ऑफ इथेनॉल बर्न ज्यादा है तो जाहिर सी बात है मोल्स ऑफ इथेनॉल बर्न भी ज्यादा आएगा, राइट। तो पहली तो चीज ये है, पहली चीज ये है मास ऑफ इथेनॉल बर्न इज हायर, जिसके नतीजे में मोल्स ऑफ इथेनॉल बर्न भी हायर होंगे। सही, अगर मोल्स ऑफ इथेनॉल बर्न हायर होगा तो ऑब्वियसली आप नोट करो इस कैलकुलेशन को, सही है ना, ये वैल्यू इस वैल्यू से डिवाइड हो रही है। तो अगर मुझे यहां से डेल्टा एच सी निकालनी है, नोट करना जरा, डेल्टा एच सी की वैल्यू निकालनी है, तो जो एनर्जी की वैल्यू है मेरे पास दैट इज क्यू, उसको मैं डिवाइड करूंगा मोल्स ऑफ इथेनॉल बर्न से, राइट। यही कर रहा हूं ना मैं ऊपर भी, ठीक है। तो मैं ये कह रहा हूं कि अगर ये वैल्यू ज्यादा आई है तो जाहिर सी बात है ये वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, राइट। तो ये मेरा फोर्थ स्टेटमेंट हो गया कि इफ moles of ethanol burnt is higher, delta HC would be smaller. Okay. अब along the lines मैंने ये पूरा आंसर देना है for 2 marks. So ethanol, because of heating, is hot and also volatile. So it will escape if lead will not place on it. Okay. Thus, smaller mass of ethanol would be remaining. Hence, ये लिख देते हैं, hence mass of ethanol burned is higher, moles of ethanol burned is also higher, while delta Hc,
अच्छा, एक और बात याद रखिएगा, मैंने कहा डेल्टा एच सी वुड बी स्मॉलर, तो मैंने क्लास में आपको पढ़ाते हुए कहा था कि हम कभी भी हायर और स्मॉलर की टर्म यूज नहीं करते, हम मोर एक्सोथर्मिक और लेस एक्सोथर्मिक की टर्म यूज करते हैं। तो ऑब्वियसली मैं यहाँ पर स्मॉलर की जगह क्या यूज करूंगा, लेस एक्सोथर्मिक की टर्म। इफ यू रिमेंबर हमने कहा था मार्क्स इन्हीं स्टेटमेंट्स के ऊपर होते हैं, तो व्हाइल डेल्टा एच सी वुड बी लेस एक्सोथर्मिक। Okay, I hope it makes sense to you. Okay, now the next is the delta HC value of ethanol under standard condition is -1367 kilojoules per mole. Other than reaction not being carried out under standard conditions suggests two reasons why the value of the student obtained in C is different from the actual value. पहली तो चीज ये है कि जनाब आपके पास ये जो कैलोरी मीटर है ये यहाँ टॉप से ओपन है, तो यहाँ से भी हीट लॉस होगा और साइड से भी हीट लॉस होगा। तो हीट लॉस होगा ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट, जिसकी वजह से वैल्यू में चेंज आएगा। हीट लॉस takes place during the एक्सपेरिमेंट। ये भी तो हो सकता है कि कंबशन ही कंप्लीट ना हुई हो, तो हम कह सकते हैं इनकम्प्लीट combustion of ethanol. Okay, next, it is possible to calculate delta HC of ethanol using average bond enthalpies, and the chemical equation for the reaction is this. Using average bond enthalpies, delta HC of ethanol is this. Explain why this value is different from the actual value of delta HC of ethanol under standard condition. भाई बॉन्ड एंथैल्पी जो होता है वो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स को यूज करके कैलकुलेट किया जाता है, राइट? और जो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स होते हैं वो गैसियस स्टेट के अंदर होते हैं। ये जो इक्वेशन दी हुई है इसमें एथेनॉल जो है वो गैसियस स्टेट में होने के बजाय लिक्विड स्टेट के अंदर है, और जाहिर सी बात है जब ये लिक्विड स्टेट के अंदर होगा तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी करेगा। जब ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा तो जाहिर सी बात है इसका कोवलेंट बॉन्ड जो है वो डिफरेंट एनवायरनमेंट के अंदर एग्जिस्ट करेगा, उस एनवायरनमेंट में एग्जिस्ट करने की वजह से इसकी डेल्टा एच सी की वैल्यू में फर्क पड़ेगा। ओके, सो हम यहाँ लिख सकते हैं फॉर 1 मार्क for bond energy, reactants and products exist in gaseous state. In the above equation, ethanol is liquid, और आप जानते हैं कि लिक्विड के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, सो इट एग्जिबिट हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से कोवलेंट बॉन्ड की स्ट्रेंथ में फर्क आ जाएगा। सो दिस हैज different bond environment, and which is why delta HC value is different than the value given
under standard condition. I know for 1 mark we need to write a lot, but आपको समझाने के लिए ये सब कुछ करना पड़ रहा है. That's the end of question number 1. Let's move on to the next question. Okay, next question related to organic. Halogenoalkane है, alkyl halide. Okay. Halogenoalkanes undergoes hydrolysis with aqueous sodium hydroxide to form alcohols. अगर आपको याद है हमने इसको नाम दिया था न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का, और हम इसको जनरली नाम देते हैं SN रिएक्शन. अल्काइल हैलाइड अंडरगोज SN2 एंड SN1 रिएक्शन. मोस्ट लाइकली ये SN2 होगा क्योंकि हमारे पास प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है, तो हम यहाँ लिख देते हैं कि जब ये SN2 रिएक्शन है. ठीक है. हाइड्रोलिसिस आप जानते हैं, ब्रेकिंग ऑफ अ कंपाउंड इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल को कहते हैं. लेट्स टॉक अबाउट द इक्वेशन. यहाँ पर ब्रोमोब्यूटेन है हमारे पास, रिएक्शन कर रहा है NaOH से, कन्वर्ट हो रहा है ब्यूटेनॉल में या ब्यूटेन 1 में, और साथ में सोडियम ब्रोमाइड भी दे रहा है. ओके, जाहिर सी बात है यहाँ पर मीडियम एक्वस है, इसका मतलब मैंने इस सोडियम हाइड्रोक्साइड को वाटर में डिसॉल्व किया है. ये लिक्विड स्टेट के अंदर है, ये बात ध्यान में रखिएगा. ये भी याद ध्यान में रखिएगा कि यहाँ पर जो आपके पास हाइड्रोकार्बन अल्काइलाइड है, उसमें लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन है. तो यहाँ 2 चीजें हैं जो मुझे बतानी है आपको. 2 चीजें, पहली और दूसरी. पहली चीज ये कि ड्यू टू CBr bond it is polar, and due to hydrocarbon chain it has hydrophobic character. Hydrophobic water repelling character को कहते हैं. Hydrophobic character due to long hydrocarbon chain. और तो पोलर भी है यानी परमानेंट डायपोल फोर्सेस भी हैं, और हाइड्रोकार्बन चेन भी है यानी हाइड्रोफोबिक कैरेक्टर भी है. इसका मतलब टेम्परेरी इंड्यूस्ड डायपोल फोर्सेस भी हैं हाइड्रोकार्बन चेन. और क्योंकि लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन बड़ी है, इसलिए हाइड्रोफोबिक कैरेक्टर ज्यादा स्ट्रॉन्गर होगा एज कंपेयर टू दिस पोलर कैरेक्टर. ये याद रखिएगा. ठीक है. ओके जी, next is a student carried out an experiment to compare the rate at which 3 halogenoalkanes, 1 chlorobutane, 1 bromobutane, and 1 iodobutane undergoes hydrolysis. The method used was as follows. Again, ये reactivity of halogenoalkanes है, and this reactivity of halogenoalkanes I have explained it to you in A1 in extremely detailed analysis के साथ. ठीक है. I hope you remember that. यहाँ पर आपके पास CCl का बॉन्ड है, यहाँ आपके पास CBr का बॉन्ड है, और यहाँ आपके पास Ci का बॉन्ड है. और मैंने A1 की केमिस्ट्री में ये सिखाया था कि as we move from chlorine to iodine, atomic size of halogen increases. This increases carbon halogen bond length, which weakens the bond. जब बॉन्ड वीक हो जाता है, बॉन्ड आसानी से ब्रेक होता है, रिएक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है. ऑलराइट. तो जब रिएक्टिविटी इंक्रीज होगी तो इसका मतलब ये बहुत रैपिडली रिएक्ट करेगा. जितना रैपिडली रिएक्ट करेगा, रेट ऑफ रिएक्शन उतना ही ज्यादा होगा, यानी उसको उतना ही कम टाइम लगेगा कंप्लीट होने में. राइट. सही है. आगे चलते हैं. Place 5 centimeter cube sample of each halogenoalkane into separate test tubes. Okay, makes sense. उसके बाद है add 1 centimeter cube of organic solvent to each test tube. ठीक है, makes sense. Organic solvent use कर रहे हैं so that वो dissolve हो जाए आसानी से. उसके बाद add 2 centimeter cube of aqueous sodium hydroxide to each test tube. Okay. Again. एक और बात देखो, ये प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है, और प्राइमरी अल्काइल हैलाइड हमेशा SN2 मैकेनिज्म करता है, और SN2 मैकेनिज्म में जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो कंसंट्रेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड और कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल दोनों पे डिपेंड करता है. क्योंकि NaOH जो है वो एज अ न्यूक्लियोफाइल बिहेव कर रहा है, और आप उसका 2 सेंटीमीटर क्यूब ले रहे हो, तो मेक श्योर कि जब NaOH की कंसंट्रेशन लो तो वो भी सेम रखना तीनों एक्सपेरिमेंट के साथ. कंसंट्रेशन में चेंज नहीं आना चाहिए. ओके. Add 3 drops of acid base indicator to the mixture. Okay. All right. Fine. ठीक है.
Heat the test tube in a thermostatically controlled electrically heated water bath. क्यों भाई? क्योंकि टेम्परेचर आपका कंट्रोल वेरिएबल होगा. वी नीड टू कंट्रोल द टेम्परेचर. अगर मैंने यहाँ पर, आप समझ लीजिए 20 डिग्री सेल्सियस लिया, तो यहाँ पर भी 20 डिग्री सेल्सियस हो, यहाँ पर भी 20 डिग्री सेल्सियस हो, सो दैट आई कैन कंपेयर द रेट ऑफ रिएक्शन फेयरली. ठीक है ना? आप जानते हैं कि टेम्परेचर से रेट ऑफ रिएक्शन चेंज होता है, तो उसको कंट्रोल करना तो जरूरी है ना. सो हम यहाँ लिख देते हैं temperature is controlled variable because it alters the rate of reaction. Controlled variable because it alters the rate of reaction. ठीक है? So we need to fix it. तो मुझे एक फिक्स टेम्परेचर चाहिए 20 डिग्री सेल्सियस फॉर ऑल द 3 हैलोजेनॉल्केन्स. इसलिए हमने थर्मोस्टैटिकली कंट्रोल्ड वाटर बाथ यूज किया. वो कह रहे हैं गिव 2 reasons why experiment was carried out using an electrically heated water bath. तो एक तो रीजन मैंने दे दिया आपको कि मुझे एक फिक्स टेम्परेचर चाहिए. ऑलराइट, हम यहाँ लिखेंगे to have a fixed temperature. To have a fixed temperature, heated under water bath. Oh, water bath क्यों यूज कर रहे हैं? वाटर बाथ हम इसलिए यूज करते हैं क्योंकि ज्यादातर जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं वो फ्लेमेबल होते हैं. राइट, ये भी ध्यान में रखिएगा बात. ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स आर फ्लेमेबल. तो मेरे ख्याल से सेकंड रीजन यही है कि भाई ज्यादातर जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं वो नेकेड फ्लेम के ऊपर फ्लेमेबल होते हैं, which is why we need to heat them on water bath via thermostatically controlled thing. तो आप ये कह सकते हैं to have a fixed temperature and organic molecules are flammable on a naked flame. So to avoid this, we need to heat them on water bath. We need to heat them on water bath. Okay. Sodium hydroxide is corrosive. Apart from wearing safety glasses in the lab coat, state 1 safety precautions which must be taken when handling sodium hydroxide. अगर corrosive है sodium hydroxide तो chemical resistant gloves पहनिए. सही है, जिसको हमने जून सीरीज पढ़ाते हुए नाइट्राइल ग्लव्स भी कहा था. Wear chemical resistant gloves. Next, suggest why an organic solvent must be used in this experiment. जाहिर सी बात है आपके पास हैलोजेनोअल्केन है और मैंने कहा कि हैलोजेनोअल्केन के अंदर पोलर कैरेक्टर भी है और नॉन पोलर कैरेक्टर भी है. तो जाहिर सी बात है
इन हेलोजनोअल्केन्स को बेहतर अंदाज से डिसॉल्व करने के लिए आई नीड ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, क्योंकि ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में जो ऑर्गेनिक पार्ट होगा हेलोजनोअल्केन का, दैट इज हाइड्रोकार्बन चेन, वो आसानी से डिसॉल्व हो जाएगा, वो इंटरेक्शन शो करेगा। ओके सो आप बताएंगे कि हेलोजनोअल्केन contain hydrophobic character, hydrophobic group, so to dissolve more easily we need organic solvent. This will provide medium for halogenoalkane. Okay. Why is acid base indicator added to the reaction mixture? इंडिकेटर क्यों यूज करते हैं? इंडिकेटर बेसिकली हम यूज करते हैं टू डिटरमिन द एंड पॉइंट ऑफ द रिएक्शन, राइट? सो मुझे कैसे पता चलेगा कि रिएक्शन कंप्लीट हो गया है, ये रिएक्शन कंप्लीट हो गया, मुझे कैसे पता चलेगा? ये इन्फॉर्मेशन मुझे इंडिकेटर के थ्रू पता चलेगी। सही है, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं इस बात को, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है ये भी। इंडिकेटर चेंज कलर कर देता है, राइट? तो gives the endpoint, gives the info about endpoint. ओके सो हम यहां पर भी यही लिखते हैं एग्जैक्टली हम लिखते हैं this will tell when the reactants this will tell when the reaction is finished. ठीक है। अच्छा एक और चीज देखो, हेलोजनोअल्कीन की क्वांटिटी ज्यादा है जबकि एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड की क्वांटिटी कम है। इसका मतलब एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड जो वो लिमिटिंग रिएक्टेंट है, तो लिमिटिंग रिएक्टेंट है तो ये आपको कलर बता देगा, राइट? ऑल्सो NaOH is a limiting reactant. और इस लिमिटिंग रिएक्टेंट की वजह से जो है जब ये कंप्लीटली कंज्यूम हो जाएगा तो हमें पता चल जाएगा, कलर आ जाएगा हमारे पास बेसिकली इंडिकेटर का। It will used up completely and gives the color. ठीक है। Next is the student obtain the following results. Okay. The student obtains the following results. Time taken for indicator to change color. टाइम ज्यादा है इसका मतलब रेट ऑफ रिएक्शन कम है, टाइम कम है इसका मतलब रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा है। मुझे टाइम दे दिया है एग्जामिनर ने, तो मैं 1/टाइम से रेट ऑफ रिएक्शन निकाल सकता हूँ। तो अगर मैं 1 से डिवाइड करूंगा 2417 को, तो ये हो जाएगा 2.40 टाइम्स 10⁻³ -3। ठीक है,
फिर मैं 1 को डिवाइड करूंगा 238 से, तो ये हो जाएगा 4.20 टाइम्स 10 टू द पावर -3। फिर मैं 1 को डिवाइड करूंगा 135 से, तो ये हो जाएगा 7.41 टाइम्स 10 टू द पावर -3। तो आप नोट कर रहे हैं रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो रहा है। तो टाइम कम है तो रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा है, टाइम ज्यादा है तो रेट ऑफ रिएक्शन कम है। तो आप यहां से कंक्लूजन क्या लेंगे? लॉन्गर टाइम, स्लो रेट ऑफ रिएक्शन। ओके, आई होप इट मेक्स सेंस टू यू। तो मैंने कंप्लीट कर दिया टेबल 1/टाइम का। 1/टाइम कैन बी यूज्ड टू रिप्रेजेंट रेट ऑफ रिएक्शन, बिल्कुल सही बात है। वो कह रहे हैं सजेस्ट व्हाट 1/टाइम्स वैल्यू टेल्स यू अबाउट द ट्रेंड इन कार्बन हैलोजन बॉन्ड एंथैल्पीज। ओके, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला था आपको कि ये आपका CCl बॉन्ड है, ये CBr बॉन्ड है और ये CI बॉन्ड है। इनिशियली मैंने आपको स्टेटमेंट दिया था, मैं आज फिर रिपीट कर देता हूं कि जब आप क्लोरीन से आयोडीन की तरफ मूव करेंगे तो हैलोजन का एटॉमिक साइज इंक्रीज होगा, जिसकी वजह से कार्बन टू हैलोजन बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होगी, कोवलेंट बॉन्ड वीक होगा। कोवलेंट बॉन्ड वीक होने से बॉन्ड आसानी से टूटेगा, जब बॉन्ड आसानी से टूटेगा तो हाइड्रोलिसिस का रेट इंक्रीज होगा, यानी कम टाइम लगेगा उसको कंप्लीट होने में। सही है, तो हम यहाँ लिख देते हैं CX bond length increases, bond becomes weaker, जब बॉन्ड वीकर होगा तो लेस एनर्जी इज नीडेड टू हाइड्रोलाइज, लेस एनर्जी is needed to hydrolyze CX bond. Thus, rate of hydrolysis increases. Okay, thus rate of hydrolysis increases. What I'm doing, my writing is really bad, guys. I'm really apologize for that. Hydrolysis increases. Identify one additional variable that must be controlled in this experiment. तो मैंने आपसे कहा था कि रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है SN2 वो डिपेंड करता है कंसंट्रेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड और कंसंट्रेशन ऑफ NaOH। और मैंने कहा था कि कंसंट्रेशन ऑफ NaOH बावजूद इसके कि वो लिमिटिंग रिएक्टेंट है उसको कंट्रोल करना जरूरी है, क्योंकि कंसंट्रेशन जो आप सीज क्लोरोब्यूटेन के लिए लोगे वही आयोडोब्यूटेन के लिए भी होगी। तो कंसंट्रेशन नीड्स टू बी कांस्टेंट। ठीक है, टेम्परेचर को तो हमने कांस्टेंट कर ही दिया था पहले, कंसंट्रेशन को हमने कंट्रोल करना है। तो कंसंट्रेशन of NaOH as rate of reaction in SN2 also depends on the concentration of sodium hydroxide. Needs to be controlled. ठीक है, needs to be controlled. सही है। और कंट्रोल वेरिएबल हमने पहले भी बताया था आपको, कंट्रोल वेरिएबल किसे कहते हैं? जिसको आप चेंज ना करें, नॉट चेंजिंग, है ना? Okay, let's move on to the next part. My goodness, another very huge experiment. The student decided to investigate the order of reaction with respect to aqueous sodium hydroxide. Order of reaction किसे कहते हैं? The power to which the concentration is raised in rate equation is
दिस ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब वो कह रहे हैं कि जनाब जब क्लोरोब्यूटेन NaOH से रिएक्शन करके ब्यूटेनॉल और NaCl बनाता है तो आप ऑर्डर ऑफ रिएक्शन डिटरमिन करेंगे इस रिएक्शन के लिए। वो कह रहे हैं एक्सेस 1 क्लोरोब्यूटेन ले रहा हूँ, एक्सेस अमाउंट ले रहा हूँ मैं इसका, ठीक है। इसका मतलब मैं इसको चेंज नहीं कर सकता हूँ। Was mixed with 1 mole per dm cube NaOH at room temperature. Stop clock was immediately started and intervals of 60 seconds. Student took 10 cm cube sample from this reaction mixture for 11 minutes. अगर हर 60 सेकंड के ऊपर 10 cm क्यूब सैंपल जो है वो रिएक्शन मिक्सचर्स से लेंगे आप और 11 मिनट्स तक ये करना है तो इसका मतलब 11 रीडिंग्स होंगी आपकी, ठीक है ना। एक बात तो तय हो गई कि यहाँ से 11 रीडिंग्स आ रही हैं। 11 मिनट्स का मतलब 60 सेकंड इज 1 मिनट, 11 मिनट्स का मतलब 11 रीडिंग्स, राइट। एक बार 11 रीड मैंने, तो यहाँ कितनी रीडिंग्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो ये इनिशियल था, इसको हटा दीजिए तो ये सारी 11 रीडिंग्स हो गई हैं, ठीक है। और 60 सेकंड से स्टार्ट कर रहा है वो, सही है। तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। दूसरी बात, 10 आपके पास 10 cm क्यूब है, ये एक्यूरेट वैल्यू है और ये आप जाहिर सी बात है पिपेट से मेजर नहीं कर सकते हो, ये ब्यूरेट से मेजर करोगे आप 10.00, ठीक है। दूसरी बात कि each 10 cm cube sample was immediately added to ice in a conical flask. What is the purpose of ice in the entire experiment? हमने तो पहले कभी यूज नहीं किया आइस। आइस जो होता है उसका टेम्परेचर कम होता है, जब टेम्परेचर कम होता है तो जाहिर सी बात है काइनेटिक एनर्जी कम होगी, काइनेटिक एनर्जी कम होगी तो रेट ऑफ रिएक्शन कम होगा, रेट ऑफ रिएक्शन कम होगा तो एक स्टेज ऐसा आएगा कि वो उस रिएक्शन को स्टॉप कर देगा, और रिएक्शन के स्टॉप करने को केमिस्ट्री में क्वेंचिंग ऑफ द रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। सो आप तो यहाँ पर पूरी स्टोरी लिखेंगे और जरूरी है क्योंकि ये फर्स्ट टाइम आप पढ़ रहे हैं आइस, इससे पहले आपने नहीं पढ़ी थी, ठीक है। आपने P3 के जो एक्सपेरिमेंट है उसमें भी आइस यूज नहीं किए कभी भी, तो ये लिख के दे देते हैं कि आइस, कीवर्ड्स लिख देते हैं कि लो टेम्परेचर होता है आइस का, लो काइनेटिक एनर्जी होगी आइस की, लेस कोलिजन फ्रीक्वेंसी होगी, अच्छा लेस कोलिजन फ्रीक्वेंसी होगी तो लेस रेट ऑफ रिएक्शन होगा, अल्टीमेटली it will stop the reaction, it will help to stop the reaction। और रिएक्शन के स्टॉप करने को क्या कहते हैं? क्विंचिंग, क्विंचिंग ऑफ द रिएक्शन, ऑलराइट। हो ओके। अच्छा एक बात और, ये 0 है तो इसका मतलब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ था, तो कोई क्विंचिंग भी नहीं हुई होगी, ठीक है। स्टार्ट मींस नो क्विंचिंग, एंड ऑब्वियसली अगर ये 0 है तो ये क्या होगी? मेरी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, ऑलराइट। ये डेटा आ गया हमारे पास। ऑन द बेसिस ऑफ दिस डेटा हमें ग्राफ प्लॉट करना है, तो मैंने ग्राफ जो है वो प्लॉट कर दिया है। लेकिन मेरी आपको बहुत ही स्ट्रिक्ट एडवाइस है कि ये ग्राफ आप खुद से प्लॉट करेंगे और देखेंगे कि कर्व ऑफ लाइन ऑफ बेस्ट फिट बन रहा है या नहीं बन रहा। इट इज़ वेरी वेरी टफ टू मेक दिस ग्राफ, मुझे बहुत टाइम लगा। और आप नोट कर रहे हैं कि ये जो ग्राफ है ये इतना ज़्यादा एक्यूरेसी के साथ नहीं बना हुआ, बिकॉज ये बहुत मुश्किल हुई है मुझे इसको बनाने के लिए। तो मैं एडवाइस करूंगा कि आप इसको ग्राफ को जरूर प्लॉट करें, ठीक है, सो दैट यू विल गेट द आइडिया कि जी ग्राफ प्लॉट कैसे होगा और ग्राफ जो है वो किस तरह से लिखा जाएगा, ठीक है। फिर वो कह रहे हैं आपसे सर्किल द पॉइंट विच कंसिडर टू बी मोस्ट एनॉमलस, तो जाहिर सी बात है ये एनॉमलस पॉइंट होगा आपका, हमने इसको सर्किल कर दिया, ओके। 1 मार्क का था ये, 1 मार्क आपको मिल गया।
Okay, now the next is okay, फिर वो आपसे कह रहे हैं state or suggest one reason for this anomalous point. अच्छा जी, anomalous point क्या है? y एक्सिस पे क्या है मेरे पास? कंसंट्रेशन ऑफ NaOH। तो इसका मतलब anomalous पॉइंट यहाँ है, जबकि उसूली तौर पे इसको यहाँ होना चाहिए था। तो कंसंट्रेशन ऑफ NaOH at this time, that is 480 second, is lower than expected. Okay, इस और उसकी वजह क्या है कि हमने जो है रिएक्शन को थोड़ा देर के बाद जाके क्वेंच किया, हमने आइस की एडिशन थोड़ी देर के बाद जाके की, जिसकी वजह से ये एनॉमलस पॉइंट जनरेट हुआ। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड कि आपके पास कंसंट्रेशन ऑफ NaOH यहाँ है 480 सेकंड्स पे अप्रोक्सीमेटली, जबकि उसको होना कहाँ चाहिए था यहाँ पर। इसका मतलब कंसंट्रेशन ऑफ NaOH at 480 second is lower than expected. This is because the reaction is quenched little bit later after the addition of ice. Okay, तो हम यहाँ लिखेंगे concentration of NaOH at 480 seconds is lower than expected. This is because we quench the reaction a bit later than expected. जो हमें एक्सपेक्टेशन थी कि हम पहले कर लेंगे, हमने थोड़ा सा लेट किया उसको, एडिशन ऑफ आइस थोड़ी सी लेट की हमने। फिर वो कह रहे हैं draw construction line on the graph to calculate 2 consecutive half lives for this reaction. Okay, अच्छा जी, तो मेरे पास ये 1 था, इस 1 का मैंने हाफ किया तो मेरे पास 0.5 आया। इस 0.5 के ऊपर मैंने कंस्ट्रक्शन लाइन ड्रॉ कर दी, तो मेरे पास यहाँ पर तकरीबन, होल्ड ऑन अ सेकेंड, मेरे पास तकरीबन ये आ रहा है 180 सेकेंड। सही। फिर मैंने क्या किया, इस 0.5 को हाफ किया तो ये 0.25 आ गया। मैंने इस 0.25 के ऊपर जो है वो कंस्ट्रक्शन लाइन ड्रॉ करी, तो मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक का हाफ लाइफ डिटरमिन करूंगा। ओके, सो ये हाफ लाइफ हमारी कितनी हो जाएगी? ये हमारी हाफ लाइफ हो जाएगी तकरीबन 350, अप्रोक्सीमेटली 350। ठीक है, उसमें से -180 कर दो तो यहाँ से कितना बनेगा, 170 सेकेंड, राइट। मेरे पास इसका मतलब फर्स्ट ऑर्डर है, तो मैं यहाँ लिखूंगा कि फर्स्ट टी हाफ is 180 seconds, बस सेकंड टी हाफ है वो एक्चुअली 350 माइनस 180 करोगे तो वो हो जाएगा 170 सेकेंड्स, राइट। तो फर्स्ट हाफ लाइफ आ रही है 180 और ये आ रही है 170, इसका मतलब कांस्टेंट हाफ लाइफ है, तो हम यहाँ लिख देंगे ऑलमोस्ट कांस्टेंट हाफ लाइफ इज ऑब्टेन। ठीक है, इसके बाद वो आपसे कह रहे हैं स्टेट
whether you consider this to be the first order reaction with respect to NaOH. Explain your answer. हाँ तो ओहो, चले मैं फिर इसको यहीं लिख देता हूँ. Oops. सॉरी, ये यहाँ नहीं लिखना था, ये अगले पार्ट में लिखना था. Almost constant half-life is observed, hence with respect to NaOH, it is first order. Okay. Now the next is the total volume of the reaction mixture at the start of the experiment was 250 cm3. That's important value. Name a piece of apparatus that could be used to remove 10 cm3 sample from the reaction mixture. तो भाई इस 250 में से 10 cm3 निकालना है, एक फिक्स्ड वॉल्यूम निकालने के लिए मैं पिपेट यूज करूंगा. ठीक है, पिपेट without any doubt. Suggest why the student did not remove 25 cm3 sample for titration from the reaction mixture. भाईजान, आपके पास टोटल वॉल्यूम कितना है? 250 और आपको रीडिंग कितनी लेनी है? 11 है ना. तो अगर आप 25 cm3 लेंगे तो 11 रीडिंग्स के हिसाब से टोटल वॉल्यूम 250 से ज्यादा बन जाएगा, विच इज नॉट पॉसिबल. ठीक है, आई होप इट मेक्स सेंस टू यू. सो आप यहां लिख सकते हैं we need to get 11 readings only 250 cm3 solution is being provided using 25 cm3 for each reading shows that volume needed, that volume must be greater than 250 cm3. All right, must be greater than volume required, must be greater than volume. थोड़ा बेहतर अंदाज से, volume required for 11 readings must be greater than 25 cm3. Must be greater than must be greater than 25 cm3. Okay. वो फिर कह रहे हैं आपसे explain why each sample is added to ice in step 4. तो भाई आइस तो क्विंचिंग के लिए इस्तेमाल होती है, टेम्परेचर को लोअर करने के लिए इस्तेमाल होती है, कोलिजन फ्रीक्वेंसी को कम. यानी ये लिखा हुआ है ना आपके पास, ये लिखा हुआ है, ये पूरा आंसर आ जाएगा यहाँ पर. ठीक है, यहाँ लिख दीजिए स्टेप 4 में क्यों कर रहे हैं हम ऐसा. राइट, तो हम यहाँ लिख देंगे added ice in step 4, added ice in step 4 lowers the temperature, the kinetic energy, and also collision frequency.
This will lowers the rate of reaction. अच्छा भाई, जब आइस यूज करोगे तो जाहिर सी बात है वो आइस मेल्ट हो जाएगी, मेल्ट होकर लिक्विड में कन्वर्ट होगी, और जब वो लिक्विड के अंदर कन्वर्ट होगी तो उसकी वजह से सोल्यूशन जो है वो डाइल्यूट हो जाएगा। ऑल्सो आइस will turn to liquid. This will make the dilute solution also. ठीक है, last part I believe. Another method for following the rate of reaction is to measure changes in electrical conductivity. Exactly, मैंने आपको बताया है कि अगर आप कंडक्टोमीट्रिक टाइट्रेशन करते हैं तो उसकी वजह से भी रेट ऑफ रिएक्शन डिटरमिन किया जाता है। ऑलराइट, कैलोरीमेट्रिक मेथड के थ्रू, कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन के थ्रू, वॉल्यूम ऑफ गैस कलेक्शन के थ्रू, अमाउंट ऑफ प्रेसिपिटेट के थ्रू, डिक्रीज इन मास ऑफ कंटेंट के थ्रू, इन 5 मेथड हैं, इनके थ्रू रेट ऑफ रिएक्शन डिटरमिन किया जाता है। तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को जरा देख लेते हैं। वो कह रहे हैं एक्सप्लेन व्हाई दिस वुड नॉट बी सूटेबल मेथड फॉर द फॉलोइंग, not suitable, would not be suitable method for the following this reaction. क्यों suitable नहीं है भाई? क्यों suitable नहीं है? क्यों suitable नहीं है? ओके, क्यों suitable नहीं है? ओके ओके, मेरी बात सुने। ये लिक्विड स्टेट के अंदर है तो जाहिर सी बात है ये तो आयोनाइज नहीं हुआ होगा, और ये भी लिक्विड स्टेट के अंदर है तो ये भी आयोनाइज नहीं होगा। तो मैं ये कह सकता हूँ कि जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं वो तो आयोनिक कंपाउंड्स नहीं है, वो तो आयोनाइज्ड फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं कर रहे, राइट। ऑन द अदर हैंड ये एक्वस है तो ये भी आयोनाइज्ड हुआ हुआ होगा, ये भी एक्वस है तो ये भी आयोनाइज्ड हुआ होगा। आप नोट करें यहाँ पर एक कैटायन है, यहाँ पर भी एक कैटायन है, आप नोट करें यहाँ एक एनायन है, आप नोट करें यहाँ पर भी एक एनायन है। तो जो नंबर ऑफ कैटायंस एनायंस रिएक्टेंट साइड पे हैं वही नंबर ऑफ कैटायंस और एनायंस प्रोडक्ट साइड पे हैं। इसका मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी सेम रहेगी। जब सेम रहेगी तो जाहिर सी बात है रेट ऑफ रिएक्शन आप डिटरमिन नहीं कर सकोगे, इसलिए सूटेबल नहीं है। ओके, सो हम यहाँ लिख देते हैं 1 मार्क के लिए 2 लाइंस एंड वी नीड टू कवर अ लॉट। तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे? ऑर्गेनिक molecules are not ionized as they exist in liquid state. Okay. On the while we have same number of cations and anions on both reactant and product side, hence it is impossible to measure, hence no change in electrical conductivity, hence no change in electrical conductivity, and for this reason it is impossible to measure the rate of reaction. Also impossible to measure the reaction. Okay, I hope it makes sense to you. Thank you very much guys.